जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 9th विषय हमारा सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में हिस्ट्री, लेसन 1 नाथसीवाद और हिटलर का उदय। नाथसीवाद और हिटलर का उदय कब हुआ और कैसे हुआ, तो इसका मैं एक आपको थोड़ा सा संक्षेप में कहानी के तौर पर समझाऊंगी। इसका थोड़ा सा पहले कि नाथसीवाद क्या है। नाथसी यह शब्द जर्मन भाषा के शब्द नात्सियोनाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है और नात्सियोनाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नात्सी कहा जाता है। तो इसमें मैं आपको एक कहानी के तौर पर बता रही हूँ शॉर्ट में कि सन 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय लड़का बिस्तर पर लेटे हुए सोच रहा था। वो क्या सोच रहा था कि जैसे सोच रहा था उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई दी। जैसे आपके घरों में भी होता है, मान लिया आपके माता पिता कोई बात कर रहे हैं और वो किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं या किसी दबी दबी सी आवाज़ में बातें कर रहे हैं, तो आप सोचोगे कि पता नहीं क्या बात है, तो आप उसको सुनने की कोशिश करोगे और करनी भी चाहिए। पता नहीं लगता कि क्या कोई गंभीर बात तो नहीं है जिससे उसका कुछ गलत असर हो जाए। तो वो दबी दबी सी बातों में, जब उसके माता पिता दबी दबी बातों आवाज़ में बातें कर रहे थे, तो उसने ध्यान से उनको सुनने की कोशिश की। हेलमुट कान लगाकर जब उनकी बातें सुन रहा था तो उसने सुनने की कोशिश की, तो वे कुछ गंभीर स्वर में बातें कर रहे थे और वो बातें किसी चीज़ को लेकर जैसे बात कर रहे थे, बात करते करते उनकी बहस हो गई। तो वो सोच रहा था कि पता नहीं माता पिता किस बहस में लगे हुए हैं, क्या बात है। उसने उनकी कान लगाकर बातें सुनी। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। क्योंकि वो एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, तो उन्हें लग रहा था कि मेरा आगे चलकर फ्यूचर, जो मेरा भविष्य है या मेरे बच्चों का है, वो हम सुरक्षित नहीं रह पाने के, तो इस वजह से वो उस पर बात कर रहे थे कि क्या हमें अपना पूरा परिवार नष्ट कर देना चाहिए या अकेले में गोली मार लें, तो वो जब ना जिंदा रहेंगे, ना कुछ देखेंगे और ना उनको कुछ होगा। इस वजह से वो बात कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा था, तो वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे कि अब मिस्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा हमने उसके साथ किया। जैसा कि हम अगर किसी के साथ कोई गलत काम कर रहे हैं या किसी पे दबाव डाल रहे हैं या कुछ चीज़ की मांग कर रहे हैं, तो दिमाग में ये होता है कि कहीं आज तो मैंने किया तो कल को कहीं ये भी इस तरह से व्यवहार ना करने लगे। तो उन्हें इस चीज़ का डर सता रहा था कि मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसे व्यवहार ना करे जैसा हमने किया, क्योंकि उन्होंने उनके क्या किया था, अपाइजों और यहूदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने माता पिता के साथ बाग में गया और उन दोनों ने बच्चों के साथ घूमे फिरे और उनके साथ उनके पुराने गीत गाए, जैसे अपने बच्चों को हर कोई किस तरह से कोई गाने सुनाकर या कोई घूमते घूमते कोई और बात को लेकर, तो जैसे भी मनोरंजन उन्होंने किया, तो वो बाहर घूमते घूमते उन्होंने गीत गाए, उनको बहला, मतलब अच्छे से उनके साथ खेले कूदे, उनके साथ कुछ समय बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। पहले उनके साथ घूमे फिरे, मनोरंजन किया और उसके बाद जाकर अपने दफ्तर में गोली मार ली, क्योंकि उनको पहले से ये लग रहा था कि हम, जैसा कि मैं एक चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हूँ, मैंने उनकी सहायता तो की नहीं और उनके साथ
गलत व्यवहार किया तो वो भी हमारे साथ ऐसे ना करे, आगे हम सुरक्षित नहीं रह सकते, मुझे मतलब मरना तो पड़ेगा ही एक ना एक दिन। और इसलिए वो उस वक्त को देखना नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में यह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून से सनी वर्दी घर के अलाव में, पहले अलाव जलते थे, अब तो बहुत मतलब गैस की सुविधा होगी, हर कुछ है, पहले तो अंगीठी, चूल्हे, अलाव जलाकर, मसाल जलाकर, लालटेन जलाकर ये सब काम होता था। तो उन्होंने उनकी जो वर्दी थी, जो ड्रेस थी, वो खून में सन गई थी। जब गोली मारी तो उन कपड़ों को घर के अलाव में ही जला दिया। उसके दिल दिमाग, यानी जब उसने देखा कि मेरे पिता ने ऐसा काम कर लिया और उनके कपड़े भी जला दिए, तो उसके दिमाग जो था, उसके दिमाग पर उसका असर इतना गहरा पड़ा कि वो दिमाग की तौर से स्वस्थ नहीं रहा। उस लड़के के दिमाग में ये दिक्कत हो गई कि वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस हालत में हूँ। तो 9 साल बिताए उस बच्चे ने उसी स्थिति में। 9 साल तक उसने कुछ भी ठीक से खान पान नहीं किया और वह घर में एक कोर पर, मतलब एक घर पर ही उसका, जैसे घर में मानसिक तौर पे बीमार हो जाता है तो इतने दिन हॉस्पिटल में भी नहीं रखा जा सकता, या किसी का दवाई ववाई जो होगी वो सब घर पे ही। 9 साल तो बहुत होते हैं। उस बच्चे ने इतना समय व्यतीत किया और जिंदा भी रहा। तो उसे डर लग रहा था, डर सता रहा था कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर न दे दे। उसके दिमाग में ये बात थी कि माता पिता दोनों में बहस छिड़ रही थी। उसे इसलिए बात का पता नहीं लगा था कि क्या मुद्दा है, किस बात पे इनकी बहस चढ़ी हुई है। और वो जैसे घूमने गए, उसके साथ खेले कूदे, सारा समय बिताया, उसके बाद गोली मारी। तो उसके दिमाग में ये बात थी कि माँ ने इसको, मेरे पिता को मारा है। तो उसे ये डर सता रहा था कि कहीं माँ मुझे भी जहर न दे दे जैसे मेरे पिता को मार दिया। लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाज़ी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाज़ियों और उसके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद यह पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने की इच्छा थी। उसको सबसे बलवान की, सारे देशों में मेरा ही राज रहे और ये मेरा ही देश अच्छा बने, तो और देशों से वो विरोध करते थे। उसने यहूदियों को मरवाया था, लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। तो हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि। हिटलर का उदय कब और किस उसमें हुआ? जर्मनी के तत्कालीन स्थिति। नाजीवाद के प्रवर्तक एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रोना में 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। उसके आरंभिक दिन, उसके जो बचपन के दिन थे, शुरुआत के जो दिन थे, वो गरीबी में व्यतीत हुए, गरीबी में बीते। और प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर वह जर्मन सेना में भर्ती हो गया। जब प्रथम विश्व युद्ध चला तो वो सेना में भर्ती हो गया था या फौज में चला गया था। युद्ध में जर्मनी के उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा उसे आरंभिक सफलता भी मिली और फ्रांस और बेल्जियम पर जर्मनी ने आधिपत्य जमा किया, अपना अधिकार जमा लिया। और युद्ध में हिटलर ने असाधारण वीरता दिखलाई, जिसके लिए उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। और सन 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से मित्र राष्ट्रों, अभी जो मैंने आपको बताया था कि मित्र राष्ट्र भी जो उस चिकित्सक ने गोली मारी थी, मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस की शक्ति बढ़ गई और दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने जनसंहार शुरू किया। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी लोग और 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे, जिसमें वे मारे गए। वे नागरिक भी शामिल थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए, यानी कि उसे ये कर दिया गया कि ये
पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं थे, ये अपाहिज थे किसी न किसी अंग से, किसी के हाथ पैर में दिक्कत, किसी के आँख कान नाक में दिक्कत, तो उन्हें अपंग घोषित कर दिया गया और 70,000 जर्मन नागरिक भी मार दिए गए। इनके अतिरिक्त न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की सजा सुनाई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मारने के लिए ओसविज जैसे कत्लखाने बनवाए गए, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतारा जा सके। इतनी जहरीली गैस उड़वा दी गई कि जो बिना गोली के, शिकार के या बिना हथियार के वो मारे गए। पॉइंट आता है इसमें हमारा वाइमर गणराज्य का जन्म। नंबर 1, वाइमर गणराज्य का जन्म। 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य बना। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मिस्र राष्ट्रों, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर और 1918 के बीच लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि शायद उन्हें कुछ उस पर विजय मिल जाए, मतलब उनकी भलाई में जाए कि विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध बहुत लंबा भी हो सकता है। उन्हें यह था कि जल्दी से जितने व्यक्ति ज़्यादा वो करेंगे और वो फटाफट ख़त्म हो जाएगा, इसमें हमारा कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ। इस वजह से वो सारे सबने उसमें हिस्सा लिया था कि जल्दी विजय पा लेंगे, इसमें ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और जिस चीज़ को हम पाना चाह रहे हैं हमारे लिए और सहूलियत हो जाएगी। समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर फ्रेडरिक एर्बर्ट को चांसलर नियुक्त किया। 11 नवंबर 1918 को नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि पर हस्ताक्षर किए कि मेलजोल, जैसे संधि का ना कि किसी चीज़ की संधि कर लेना, मेल कर लेना कि आप युद्ध नहीं करो और दोनों पक्ष शांत होकर बैठेंगे। किसी में अगर युद्ध होता है तो फिर उसमें बाद में कहते हैं ना कि लड़ाई करेगा कोई फ़ायदा नहीं है सिवा नुकसान के, तो आप मिलकर ही काम करोगे, समझौते से काम करोगे तो वो काम अच्छा होगा, वो देश अच्छा होगा और एक दूसरे के सहयोग से देश में तरक्की भी होगी। हस्ताक्षर किए। जर्मनी में वाइमर नामक स्थान पर राष्ट्रीय सभा की बैठक हुई। इस सभा में वाइमर गणराज्य की स्थापना की तथा वाइमर संविधान 11 अगस्त 1919 को लागू किया। इसके अनुसार जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था लागू की गई तथा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई। इस गणतंत्रात्मक सरकार के समर्थक मुख्यतः समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स जनतंत्रवादी थे। सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया, कि सबको अधिकार प्रदान किया गया। जैसे कहते हैं ना कि अगर ये उस बिरादरी का जैसे मतदान होता है कि उसमें ये वोट नहीं डालेगा तो सभी को एक साथ अधिकार मिलता है ना, कोई भी अधिकार है जैसे संविधान में लिखा गया। मैं पहले भी बताया था, इससे पहले भी आपने SST में पढ़ा होगा कि संविधान जब लिखा गया तो उसमें कानून बनाए गए और वो सभी के लिए बराबर होते हैं, चाहे उसमें कोई भी किसी भी बिरादरी का हो और किसी भी धर्म से हो। युद्ध का प्रभाव।
युद्ध का प्रभाव, जब युद्ध होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उससे क्या हानि होती है और क्या उसे मिलता है। तो विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया गया। हर्जाना, अगर आप किसी का कोई नुकसान हो जाता है आपसे तो आप उसका हर्जाना देते हैं, दंड देते हैं, कि किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई करना। तो उससे हर्जाना अगर उन युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने उससे हर्जाना लिया। और रूढ़िवादी पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा और नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम उपवास किया गया। जैसे खुलेआम बोलते हैं ना कि मान लिया किसी ने कोई अपराध कर दिया और उसे किसी भी जगह ये कह सकते हैं कि ये तो ये अपराधी है, इसने ये अपराध किया था, उस नाम से उसे पुकारने लगते हैं। तो खुलेआम, कोई डर नहीं था कि कोई कुछ कहेगा या नहीं कहेगा, तो उसे खुलेआम में बोलने लगे, अपराधी घोषित कर दिया। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमांडन किया जा रहा था, लेकिन सत्य यह था कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। खंदकों को बोलते हैं कि जहाँ युद्ध के मोर्चे पर, जहाँ युद्ध होता है वहाँ जो वो खोदे जाते हैं छिपने के लिए, सिपाही जो जहाँ सैनिक छिपते हैं वहाँ खोदे गए गड्ढों को बोलते हैं खंदक। तो जब उसमें कोई भी है, जब कोई सुरंग बनाते हैं या कहीं छिपने के लिए अपना स्थान बनाते हैं तो वहाँ जिंदगी अच्छे से तो जीवन व्यतीत होता नहीं, अच्छे से तो उनका दिन कटता नहीं है, परेशानी का सामना करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। अब इसके बाद आता है हमारा पॉइंट आर्थिक मंदी। युद्ध का प्रभाव पड़ा तो उससे जो युद्ध में नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए उनसे हर्जाना ले लिया गया था। तो आर्थिक मंदी, इसके बाद आएगा पॉइंट आर्थिक मंदी। जर्मन में सन 1924 से 1928 तक कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता क्षणिक थी, यानी कि बहुत कम थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर आश्रित हुआ। ऋण लेना, पैसा लेना, धन लेना, या ऋण उसी को बोलते हैं कि हम किसी से पैसा लेते हैं, किसी बैंक से या किसी साहूकार से या किसी जो अपने से अच्छा पैसे वाला होता है और गरीबी रेखा में जी रहा है तो वो एक धन तो ले गई कहीं से ना कहीं से, ब्याज पर पैसा लेना और उसे मूल और ब्याज सहित चुकाना, तो उस पर आश्रित था। जब सन 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह सहायता भी रातों रात बंद कर दी गई। ये सेवा मिली हुई थी ऋण की, वो भी रातों रात बंद कर दी गई। और कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। देखिए, अगर किसी के पास किसी चीज़ की कोई बंदी हो जाती है और उसके पास किसी दूसरे पास कोई चीज़ होती है तो वो अपनी वस्तु को, अपनी चीज़ को या अपने सामान को या अपने पैसे को अपना मुनाफा कमाने के लिए ज़्यादा उसमें बेचेंगे। कोई नहीं चाहता कि हमारा इसमें नुकसान हो। अब पॉइंट आता है हमारा हिटलर का उदय।
जिस समय ये घटनाएं घट रही थी उस समय हिटलर अस्पताल में भर्ती था। ये जो सारी घटनाएं हो रही थी तो उस समय हिटलर जो था वो अस्पताल में भर्ती था, बीमार था। वर्साई की संधि की खबर सुनकर, अभी जो मैंने आपको बताया था कि उसमें संधि कर ली थी और उस पर सिग्नेचर कर दिए थे कि अब युद्ध नहीं करना और शांति से काम लेना है, तो उसकी खबर सुनकर उसे अत्यधिक रोष हुआ, उसे अत्यधिक बहुत ज़्यादा दुख हुआ और जर्मन अपमान के लिए उसने नेताओं को दोषी ठहराया। अपने नेताओं को दोषी ठहराया कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, संधि के लिए क्यों हाँ भर लिया, कुछ भी। उसे गुस्सा आया इस बात पे। उसने राजनीति में प्रवेश करने का निश्चय किया और जर्मनी की स्थिति असंतोषजनक, उस समय जर्मनी की स्थिति जो थी वो असंतोषजनक थी। गणतंत्र के समर्थक और इसके नेता नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से पुकारे गए। हिटलर ने इस असंतोष को बढ़ावा देना आरंभ किया और अस्पताल से स्वस्थ होकर उसने युवकों के साथ संपर्क करना शुरू किया। अस्पताल से वो चाह रहे थे कि फटाफट यहाँ से मैं ठीक होके जाऊँ और मैं लोगों के संपर्क में रहूँ या उनसे जानूँ कि ऐसा क्यों हुआ, अपने नेताओं से मिले। और सन 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी स्थापित कर लिया। अब उसने इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा। पॉइंट आता है हमारा इससे लोकतंत्र का विध्वंस। लोकतंत्र का राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग द्वारा हिटलर को 30 जनवरी 1933 को अपना प्रधानमंत्री चांसलर नियुक्त किया गया। चांसलर बनते ही उसने अपनी सत्ता सुदृढ़ करी, यानी जब वो वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया तो वो अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाया, मजबूत बनाया और गणतंत्र को समाप्त करने का प्रयास आरंभ कर दिया। संसद के लिए चुनाव इस प्रकार किए गए कि सिर्फ नाजी दल के लोग ही जीत सके। इस संसद का नाम तृतीय राइख रखा गया। फरवरी 1933 में संसद भवन में आग लगने के बाद सभी नागरिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और कम्युनिस्टों एवं नाजी विरोधियों का सफाया किया गया। 3 मार्च 1933 को एक कानून इनेबलिंग एक्ट बनाकर हिटलर को अध्यादेश के